जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए थे कि मैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करूंगी, ये सारे क्वेश्चन है। उसके अलावा जो अपना कोर पोर्शन है, कोर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये हम मतलब घोट के पी लो। ये वाले सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से किया तो प्रीलिम्स विल बी डन। मैं कोशिश करती थी कि मैं अपने आंसर में डाटा ज़्यादा यूज़ करूं ताकि एक इम्पैक्टफुल आंसर हो, तो वो चीज़ मैं ज़्यादा कोशिश करती थी। पॉइंट फॉर्मेट में या पैराग्राफ फॉर्मेट में या किस तरह के आंसर। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल MBKB ऑफिशियल पर। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू चल रही है और मैम अपना इंटरव्यू देकर के आई हैं, तो वीडियो में हम मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह जानेंगे, किस तरह से उन्होंने तैयारी करी थी। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? अब मेरी तरफ से तो अच्छा ही हुआ है, बाकी लेट्स सी। जी मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज। मेरा नाम शालू है, मैं जयपुर से हूँ और मैंने NIT कुरुक्षेत्र से सिविल इंजीनियरिंग किया है और ये मेरा तीसरा मेंस और पहला इंटरव्यू है। ओके, और ये अटेम्प्ट कौन सा है मैम आपका? ये मेरा ओवरऑल 4th अटेम्प्ट था। अच्छा, तो आप लगातार मेंस लिख रहे हैं और ये इंटरव्यू पहला बता रही हैं आप? हाँ, मेरा इंटरव्यू। ओके, तो मैम इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके इंटरव्यू के बारे में जानना चाहूंगा कि माहौल कैसा था अंदर का पैनल का जब आप एंटर करती हैं? जैसा मैं ऐसा सोच के जाते हैं कि हम थोड़ा मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत पॉजिटिव लगा, नॉट जस्ट द बोर्ड, इवन जो लोग होते हैं आसपास जो मतलब बाकी चीजें करते हैं वो भी मुझे बहुत पॉजिटिव लगी और बहुत पॉजिटिव फीलिंग थी अंदर, जो कि बाहर तो नहीं आती ना। मैम एक मन में थोड़ा सा डाउट भी रहता है, डर भी रहता है, जब हम मॉक देते हैं तो वहाँ वो कुछ ज्यादा ही ग्रिल कर देते हैं। क्या यहाँ पर ऐसा था मॉक इंटरव्यूज के कंपैरिजन? नहीं, यहाँ पे मॉक से बहुत डिफरेंट था। मॉक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मॉक तुम्हें प्रिपेयर करते हैं इस बैटल के लिए, कि यहाँ पे अगर वहाँ पे अगर अच्छा प्लीड करोगे तो यहाँ पे हम अच्छा कर लेंगे। किस तरह के सवाल पूछे गए मैम? मोस्टली डेप्थ से था। जैसे मेरा हॉबीज बैडमिंटन में खेलती थी, तो मुझे बैडमिंटन प्लेयर्स के बारे में पूछा गया और मेरी हॉबी जो कुकिंग थी उसके बारे में पूछा गया, मेरे कॉलेज फेस्ट के बारे में पूछा गया और उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग पे क्वेश्चंस थे, एंथ्रोपोलॉजी पे थे जो मेरा ऑप्शनल था, तो बस मेनली यही थे। ओके मैम, बैडमिंटन जैसा आप बोला हॉबी आपने फील करी थी डेप्थ में, तो क्या सवाल था वहाँ से? मेरा जैसे प्रकाश पादुकोण सर के बारे में था, पुलेला गोपीचंद सर के बारे में था और ज्वाला गुट्टा मैम के बारे में था, तो वो क्वेश्चंस थे। और उसके अलावा जैसे कि मुझे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए थे कि मैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करूंगी, ये सारे क्वेश्चंस है। और हॉबीज में कुकिंग पे था कि राजस्थानी कुकिंग था मेरा हॉबी, तो उसमें था कि राजस्थानी कुकिंग का बेनिफिट क्या होता है, लाइक हेल्थ बेनिफिट, तो वैसा था। ओके मैम, एक सवाल एक्चुअली बस ऐसे ही मेरे जहन में आ रहा है कि आप NIT जैसे कॉलेज से पास आउट होकर के, क्योंकि NIT IIT बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है, वहाँ से पढ़ करके आप एक प्रेस्टिजियस जॉब ले सकती थी, बहुत अच्छा वहाँ कर सकती थी, लेकिन आप ये UPSC ही आपने चूज क्यों किया? क्या इस तरह का कोई सवाल था? अगर नहीं था तो आपने क्या सोच करके आप इधर आई? नहीं, वहाँ तो ऐसा कोई सवाल नहीं था, लेकिन मतलब मैंने बहुत सोचा नहीं। UPSC अपने आप में एक ऐसी चीज है जो अपने आप अट्रैक्ट कर लेती है, तो मैंने बस ऐसी तैयारी शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि बहुत प्लान चीजें थी, नॉर्मल चीजें शुरू हो गई थी। मैम आप लगातार प्रीलिम्स क्रैक कर रही हैं, 3 मेंस आपने देखे हैं, क्या स्टूडेंट को कैसे गाइड मतलब किस तरह का अपना कोई सजेशन देना चाहेंगी कि किस तरह से तैयारी करें? अगर कोई नया बच्चा तैयारी करने की शुरुआत करना चाहता है, सोच रहा है, उसको किस तरह से बताएंगी, क्या बताएंगी उसको कि भाई आप यहाँ से तैयारी करो, इस तरह से करो? अब प्रीलिम्स को अगर मैं पर्टिकुलरली कहूँगी तो प्रीलिम्स में एक मैंने नोटिस किया है कि करंट अफेयर्स को लेके बहुत हाइप होती है कि करंट अफेयर्स पढ़ो, ये मैगजीन वो मैगजीन। मैं पर्सनली कहूँगी कि न्यूज़पेपर रोज पढ़ो। उसके अलावा जो अपना कोर पोर्शन है, कोर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये हम मतलब घोट के पी लो। ये वाले सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से किया तो प्रीलिम्स विल बी डन। उसके बाद आप मेंस पे फोकस करो, क्योंकि मोस्टली ये सर्टेन है, क्योंकि करंट अफेयर सर्टेन नहीं है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर जो कोर सब्जेक्ट है वो सर्टेन है और उनमें से क्वेश्चन आएंगे। मैम इस पूरी UPSC की जर्नी की जब हम तैयारी करते हैं तो मतलब कुछ चीजें ऐसी हम एक्स्ट्रा करते हैं जिनसे हमें लगता है कि नहीं भाई ये एक ऐसी चीज है जो मुझे जरूर उस पार तक पहुंचा सकती है, हमें सिलेक्ट करवा सकती है। क्या लगता है, क्या ऐसी पॉजिटिव पॉइंट्स थे आपके जो आपने अपने इस प्रिपरेशन में अप्लाई किए, जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुंची हैं आज?
मेरा ऑप्टिमिज्म बहुत अच्छा था कि मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती थी। मैं खुद को, जैसे कि मैं एनआईटी से पढ़ी हूँ तो मोस्टली जो फ्रेंड सर्कल होता है सब लोग जॉब कर रहे होते हैं, फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं खुद को क्रिटिसिज्म आ जाता है कि हम क्या ही कर रहे हैं इन सब लोगों के बीच में। लेकिन फिर मैंने खुद को देखा कि मेरा गोल अलग है, और अपने आप को एनालाइज करो कि आपकी सिचुएशन अलग है, गोल अलग है, तो आपके स्ट्रगल भी अलग होंगे। तो वो पॉजिटिविटी रखना बहुत जरूरी है। मैम सी सेट, ओके मैम सी सेट में तो ऑब्वियसली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि एनआईटी जैसे कॉलेज से पढ़े, पास आउट आप एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से। तो मैं बाकी और स्टूडेंट्स के लिए जो उनको थोड़ी दिक्कत होती है सी सेट में, उनके लिए कैसे क्या बताना चाहेंगी, मतलब आप इस तरह से पढ़िए ताकि सी सेट ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सी सेट रुक जाता है, जीएस क्लियर हो जाता है। सी सेट ऐसा नहीं है कि सी सेट बहुत, मतलब एनआईटी के बच्चों के लिए इजी है। अब सी सेट बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है। जैसे 23 का पेपर देखा हमने, 23 का और 24 का भी मुझे तो टफ ही लगा। तो सी सेट को इग्नोर मत करो, क्योंकि वो एक पॉइंट है जहाँ पे हमें लगता है कि ये तो हो ही जाएगा, बट वो बहुत इशू क्रिएट कर देता है, फिर बहुत रिग्रेट होता है उस पर। तो सी सेट पे फोकस करो, और मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको लगता है कि सी सेट आपका थोड़ा वीक है, जो हमें खुद को पता होता है, तो फरवरी से तो सी सेट पे फोकस कर ही दो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो जो भी। जी 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 बिल्कुल। ओके, एंड मैम आंसर राइटिंग के लिए आपकी अप्रोच क्या रहती है, किस तरह से आंसर लिखती हैं आप? मोस्टली मैं आंसर्स में ना टॉपर्स कॉपी देखती थी, जहाँ पे मैं देखती थी कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, क्या कोहेरेंस आ रहा है चीज़ों का। और मैं कोशिश करती थी कि मैं अपने आंसर में डाटा ज़्यादा यूज़ करूँ ताकि एक इम्पैक्टफुल आंसर हो। तो वो चीज़ मैं ज़्यादा कोशिश करती थी। पॉइंट फॉर्मेट में या पैराग्राफ फॉर्मेट में, या किस तरह के आंसर्स को आप इस तरह से? मोस्टली पॉइंट फॉर्मेट, मोस्टली डायग्राम वगैरह। हाँ, और ये सब डायग्राम। फायदा मिलता है इन सबका? डायग्राम, मैप, उसका मेन फायदा होता है कि चीजें ऑर्गेनाइज लगती है थोड़ी, और डायग्राम थोड़ा कॉपी देखने में अच्छी लगती है। खुद से भी अगर हम देखेंगे तो कॉपी ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा अच्छा लगता है, इंक्लूसिव टाइप लगता है, रेदर देन जस्ट एक बुक की तरह लिखने की कि हम पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं, तो वो इतना अच्छा इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा। मैम ऑब्वियसली जब आप मॉक टेस्ट दे रही होंगी, जब आप, तो आपको रियलाइज हुआ होगा, क्योंकि अब ये चीजें ना जैसे कि डायग्राम वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह, और सभी को पता है बॉडी कंक्लूजन, जी सॉरी, इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन होता है, लेकिन इसके अलावा और क्या रियलाइज किया कि नहीं, अगर मैं ये चीज इसमें अप्लाई करूँ अपने आंसर में तो और बेटर आंसर हो सकता है? क्या लगता है? मतलब समझ गए? मतलब इन सब के अलावा जो, क्योंकि ये जो चीजें हैं, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, डायग्राम, फ्लो चार्ट, जो कि जनरल सी चीजें होगी हैं, हाँ। सभी टॉपर सभी इस चीज को अप्लाई करते हैं। हाँ। इस सब के अलावा और क्या लगता है आपको, आपने रियलाइज किया होगा कि नहीं, और मैं ये चीजें इंक्लूड करूंगा अपने आंसर में तो एक बेटर आंसर निकल के आएगा? मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है वो तो हम स्किप नहीं कर सकते, कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन उसको मतलब एज ए परफेक्शनिस्ट बनने से बेटर है कि हम एवरेज आंसर सब में लिखें। जैसे कि मेंस का पेपर बहुत लेंथी होता है, तो पेपर कंप्लीट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय परफेक्ट आंसर्स के। तो फोकस करो कि स्पीड अच्छी आए, चाहे आप लिख रहे हो, पेपर कंप्लीट करो जो भी हो। तो मेरा पहला अप्रोच होता था कि मेरा पेपर कंप्लीट हो बजाय। ओके मैम, जीएस और ऐसे में थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं जो टॉपर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऐसे की स्ट्रेटजी किस तरह से होनी चाहिए? मेरी ऐसे की स्ट्रेटजी में मैंने ये किया था कि मैंने ऐसे सबसे लास्ट में प्रिपेयर किया था, और मेरे जीएस की और जो मेरा ऑप्शनल है वो खत्म होने के बाद मैंने ऐसे शुरू किया था। तो ऐसे में करंट अफेयर्स डालना शुरू किया था मैंने पहले, जब मेरा पहला मेंस था तो मैंने उसमें करंट अफेयर्स नहीं किए थे। तो ऐसे में भी अगर आप करंट अफेयर ज्यादा डाल दो तो बहुत कनेक्टेड लगता है, जैसे हम खुद भी पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि अच्छा ये तो हमें भी पता है। तो वो वाली ओके मैम, लास्ट सवाल मेरा ये है कि आपका शेड्यूल वगैरह क्या रहता था पढ़ाई का? ऐसा कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं होता था। सुबह जब मैं किसी भी, जब भी नींद खुलती थी, मेरा होता था कि थोड़ा लेट हो गया तो वहीं से कई बार होता है पैनिक शुरू हो जाता है, पर धीरे धीरे वो चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती है। और मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल या शेड्यूल नहीं था। जब मतलब जिस दिन मन किया तब पढ़ लिया। हाँ, मन किया, ऐसा भी नहीं है कि 8 घंटे मन तो नहीं करता ना, खुद को फोर्स भी करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली होता था कि मैं 8 बजे या 9 बजे से सुबह पढ़ना शुरू कर देती थी, और मैं रात को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 बजे तक पढ़ती थी। ओके, क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए? मेरा मैसेज यही रहेगा कि बी ट्रू टू योरसेल्फ, यू नीड नॉट टू प्रूव योरसेल्फ टू एनीबॉडी, बस बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड हैव कॉन्फिडेंस, हो जाता है चीजें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं।